यह महाभारत की भीम जरासंध कुश्ती सिर्फ धार्मिक कथा नहीं बल्कि प्राचीन समय की मानव शक्ति, मल्लयुद्ध तकनीकों और शरीर विज्ञान के अद्भुत मिश्रण को दर्शाने वाली घटना है, जहां दो ऐसे योद्धा आमने सामने थे जिनके शरीर, प्रशिक्षण और मानसिक दृढ़ता साधारण मनुष्यों से कई स्तर ऊपर थे। जरासंध एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने जीवन में सैकड़ों राजाओं को कैद किया था, जिसका शरीर युद्ध के लिए प्रशिक्षित था, जिसकी मांसपेशियां लगातार युद्धाभ्यास, भारी हथियारों के उपयोग और सेना संचालन के कारण अत्यंत मजबूत हो चुकी थीं, और जिसकी स्टैमिना किसी एलीट एथलीट जैसी मानी जा सकती है। दूसरी ओर भीम पांडवों में सबसे बलशाली योद्धा थे, जिनकी शक्ति सामान्य मानव सीमाओं से ऊपर बताई जाती है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उनका शरीर उच्च मसल डेंसिटी, बेहतर फिजिकल रिकवरी और भारी भोजन के कारण अत्यधिक कैलोरी इंटेक से बना हुआ था, जिससे मांसपेशियों में त्वरित ऊर्जा उत्पादन संभव होता है। दोनों योद्धाओं की लड़ाई को यदि आधुनिक स्पोर्ट साइंस के अनुसार विश्लेषित करें तो यह किसी सामान्य कुश्ती या जूडो मैच जैसी नहीं बल्कि दो असाधारण शक्ति वाले फाइटर्स की ग्रेपलिंग वॉर थी, जहां ग्रिप फोर्स, लीवरेज, बॉडी वेट शिफ्ट, टॉर्क, बैलेंस ब्रेकिंग और स्ट्राइक रेसिस्टेंस क्षमता प्रमुख भूमिका निभाती है। भीम अपनी विशाल भुजाओं और मसल पावर के कारण जरासंध को पकड़कर शरीर का नियंत्रण तोड़ने में सक्षम थे, जबकि जरासंध की खासियत थी उनकी निरंतर लड़ने की क्षमता। कथाओं के अनुसार वह कई दिनों तक बिना थके मल्लयुद्ध कर सकते थे, और वास्तविक दुनिया में भी कुछ एथलीट्स का अल्ट्रा हाई एंड्योरेंस फिजियोलॉजी इसी तरह देखा गया है, जहां शरीर लैक्टिक एसिड को तेजी से साफ कर देता है और लंबे समय तक लड़ाई जारी रख सकता है। इस संघर्ष का वैज्ञानिक पहलू यह भी दिखाता है कि दोनों योद्धा लगातार एड्रेनालाइन सर्ज की स्थिति में रहे होंगे, जिससे शरीर की पेन टॉलरेंस कई गुना बढ़ जाती है। इस लड़ाई में ग्राउंड ग्रिपलिंग, लिम्ब कंट्रोल, बैलेंस शिफ्टिंग और हिपथ्रो जैसी तकनीकों का उपयोग हुआ होगा, जैसा कि प्राचीन भारतीय मल्लयुद्ध के ग्रंथों मल्ल पुराण और न्यास सूत्रों में वर्णित है। यदि हम इसे शुद्ध आधुनिक बायोमैकेनिक्स से देखें तो भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा का ब्रूट फोर्स और जरासंध जैसी अनोखी शरीर संरचना वाला प्रतिद्वंदी दोनों के बीच की भिन्नता इंसानी क्षमता की सबसे ऊंची सीमा को दर्शाती है। यह लड़ाई सिर्फ बल की नहीं थी, यह रणनीति, शरीर के कमजोर बिंदुओं की पहचान और निरंतर मसल एक्सप्लोशन की शक्ति का मिश्रण थी, जो इसे महाभारत की सबसे कठिन और सबसे लंबे समय तक चली कुश्तियों में से एक बनाती है। और मानव शरीर विज्ञान के आधार पर देखा जाए तो यह एक असाधारण स्तर की लड़ाई थी, जिसे केवल अत्यंत प्रशिक्षित, ऊंची सहन शक्ति वाले और विशेष जनिक शक्ति वाले योद्धा ही लड़ सकते थे। जरासंध का जन्म रहस्य भारतीय ग्रंथों में एक अनोखी कथा के रूप में आता है, लेकिन यदि इसे वैज्ञानिक और मानव शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में दो अलग अलग शरीर या मांसपेशी खंड मिलकर एक जीवित, अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा बना सकते हैं। पुराणों के अनुसार जरासंध का जन्म दो अलग अलग शिशुखंडों के रूप में हुआ था, जिन्हें जरा नामक असाधारण शक्ति वाली राक्षसी ने जोड़कर एक कर दिया। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से यह परिदृश्य कई जटिल भ्रूणीय प्रक्रियाओं को छूता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कॉन्जॉइंट ट्विन्स और काइमरिज्म दो ऐसे दुर्लभ जैविक परिघटनाएं हैं, जहां या तो दो भ्रूण आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं या फिर दो अलग डीएनए वाले भ्रूण एक शरीर में मिल जाते हैं। जरासंध का जन्म इन दोनों अवधारणाओं के मेल जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर यह है कि वास्तविक जीवन में कॉन्जॉइंट ट्विन्स प्रायः कमजोर होते हैं, अलग अलग शरीर हिस्सों का नियंत्रण साझा करते हैं और उनकी शारीरिक शक्ति सीमित होती है। वहीं दूसरी ओर ह्यूमन काइमेरा में दो अलग डीएनए वाले भ्रूण पूर्ण रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति भी बनाते हैं, जिसकी शरीर संरचना कुछ मामलों में अत्यंत अनोखी या शक्तिशाली हो सकती है, जैसे अधिक मसल डेवलपमेंट, तेज ग्रोथ या असमान रूप से मजबूत टिश्यू।
जरासंध का दो भागों से एक बनना एक चरम रूप से प्रस्तुत की गई जैविक संभावना का मिथकीय विस्तार हो सकता है, जहां लेखक उस समय उपलब्ध ज्ञान को रूपक में समझाने की कोशिश कर रहे थे। वैज्ञानिक दृष्टि से कहीं अधिक रोचक यह तथ्य है कि यदि किसी व्यक्ति में जेनेटिक मोजेसिज्म या काइमरिज्म मौजूद हो तो उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और ऊतकों की संरचना साधारण मनुष्यों से अलग और अधिक मजबूत हो सकती है। यह स्थिति आधुनिक खेल विज्ञान में भी दुर्लभ एथलीटों के मामलों में देखी गई है। जरासंध का शरीर दो हिस्सों में फटने पर भी फिर से जुड़ जाना, यह पूरी तरह प्रतीकात्मक रूप से उसकी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी या एक्सट्रीम टिश्यू रेजिलियंस का संकेत माना जा सकता है, जो वास्तविक दुनिया में अत्यधिक दुर्लभ है। लेकिन मेडिकली कुछ लोग एबनॉर्मल रिजेनरेशन क्षमता दिखाते हैं, जैसे तेजी से घाव भरना, अत्यधिक बोन डेंसिटी या हाइपर स्ट्रेंथ मसल फाइबर्स। इसलिए जरासंध का जन्म विज्ञान को चुनौती देता है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि प्राचीन कथाओं में लिखी बातें पूरी तरह काल्पनिक नहीं थीं, बल्कि वे अक्सर असामान्य जैविक घटनाओं के रूपक होते थे। इस तरह दो शरीरों के एक होकर एक शक्तिशाली योद्धा का बन जाना वैज्ञानिक रूप से अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन काइमरिज्म, मोजेसिज्म और रिजेनरेटिव ट्रेट्स जैसे दुर्लभ मेडिकल केस इसे आंशिक रूप से समझने में सहायता करते हैं। भीम की शारीरिक ताकत महाभारत में अतिमानवीय रूप में दर्शाई गई है, लेकिन यदि इसे पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो उनकी शक्ति का आधार तीन मुख्य तत्वों मसल डेंसिटी, डाइट पैटर्न और फंक्शनल स्ट्रेंथ से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं मसल डेंसिटी की। आधुनिक विज्ञान यह जानता है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक ताकत केवल मांसपेशियों के आकार से नहीं, बल्कि उनकी डेंसिटी यानी कि मांसपेशी के फाइबर कॉम्पोजिशन से निर्धारित होती है। भीम को अक्सर वज्र जैसी काया वाला बताया गया है, और वज्र का अर्थ है असाधारण कठोरता और कॉम्पैक्टनेस। इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि उनके शरीर में फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का प्रतिशत बहुत अधिक रहा होगा, जो एक्सप्लोसिव पावर, रेसलिंग स्ट्रेंथ और शॉर्ट बर्स्ट एनर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुश्ती, हाथापाई और भारी हथियार उठाने में यही फाइबर्स सबसे ज्यादा काम आते हैं। दूसरा बड़ा कारण है डाइट। महाभारत में भीम के बारे में बताया गया है कि वह अत्यधिक भोजन करते थे। यह किसी हास्य का हिस्सा नहीं बल्कि एक गहरे बायोलॉजिकल संकेत का प्रतिनिधित्व करता है। रेसलिंग एंड स्ट्रेंथ साइंस बताता है कि जिन व्यक्तियों में मसल मास ज्यादा होता है, उन्हें मेंटेनेंस के लिए भी अधिक कैलोरीज, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। प्राचीन भारतीय आहार प्रणाली में देसी घी, दही, दूध, मक्खन, शहद, जौ, गेहूं और उच्च प्रोटीन दालें शामिल थीं, जिनसे रेसलर स्टाइल डाइट तैयार होती है। आज की भाषा में कहें तो भीम का आहार हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन बल्किंग डाइट था, जिससे उनकी मसल रिकवरी, स्टैमिना और ब्रूट फोर्स कई गुना बढ़ जाती थी। आयुर्वेद में भी ऐसे आहार को बलदायक कहा गया है, यानी शरीर को लगातार शक्ति देने वाला। यह डाइट उनके मैसिव स्केलेटल फ्रेम को सस्टेन करने के लिए भी आवश्यक था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है फंक्शनल स्ट्रेंथ। आधुनिक जिम स्ट्रेंथ और वास्तविक कॉम्बैट स्ट्रेंथ में बहुत अंतर होता है। भीम बचपन से ही कठोर फिजिकल कंडीशनिंग करते थे। जंगलों में अभ्यास, गदा युद्ध, कुश्ती, दौड़, भार उठाना, पेड़ उखाड़ना जैसे कार्यों ने उनके शरीर को वास्तविक युद्ध कुशलता दी। फंक्शनल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि शरीर केवल भारी वजन नहीं उठाता, बल्कि कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ग्रिप फोर्स, टेंडन स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स बेस्ड पावर विकसित करता है। टेंडन स्ट्रेंथ वह क्षमता है जो किसी योद्धा को पकड़ने, मोड़ने या किसी शरीर को इमोबिलाइज करने की शक्ति देती है। कुश्ती की दुनिया में टेंडन स्ट्रेंथ ही विजेता तय करती है, न कि सिर्फ मसल साइज। इन सबको जोड़कर देखें तो भीम की असाधारण शक्ति किसी अलौकिक वरदान का परिणाम नहीं,
बल्कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। डेंस मसल फाइबर्स, रेसलर स्टाइल हाई प्रोटीन डाइट, नेचुरली लार्ज स्केलेटल फ्रेम और कठोर फंक्शनल ट्रेनिंग। आज के समय में भी वर्ल्ड क्लास रेसलर्स, स्ट्रॉन्गमैन और एमएमए फाइटर्स में इसी तरह के ट्रेट्स पाए जाते हैं। बहुत कॉम्पैक्ट मसल्स, एक्सप्लोसिव पावर, भारी आहार, उच्च स्टैमिना और कॉम्बैट ओरिएंटेड बॉडी मैकेनिक्स। इसलिए वैज्ञानिक रूप से यह संभव है कि भीम जैसा व्यक्ति वास्तविक दुनिया में असाधारण रूप से शक्तिशाली हो सकता है। बस उसके लिए जेनेटिक्स प्लस डाइट प्लस लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग का मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जैसा कि महाभारत में भीम के संदर्भ में वर्णित है। प्राचीन भारतीय युद्धकला मल्लयुद्ध, मौलयुद्ध सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह एक अत्यंत विकसित कॉम्बैट साइंस थी, जिसमें शरीर की संरचना, लेवरेज, बैलेंस, ग्रिप स्ट्रेंथ, जॉइंट मैनिपुलेशन, साइकोलॉजी और ब्रेथ कंट्रोल तक को गहराई से समझा जाता था। महाभारत के समय के योद्धा भीम, जारासंध, बलराम इन्हीं तकनीकों में पारंगत थे। मल्लयुद्ध की असली ताकत इसकी 4 प्रमुख फाइटिंग स्टाइल्स में छिपी हुई थी: भूयुद्ध, ग्राउंड कॉम्बैट, जलयुद्ध, फ्लूइड मूवमेंट बेस्ड कॉम्बैट, निश्चय युद्ध, दृढ़ पकड़ और शक्ति का उपयोग, और प्रहार युद्ध, स्ट्राइक्स प्लस लॉक्स का मिश्रण। इन तकनीकों को वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह मॉडर्न रेसलिंग, जिउजित्सु, ग्रैपलिंग और एमएमए के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स का मिश्रण था। उदाहरण के लिए, मल्लयुद्ध में पिंड पकड़ना यानी अपोनेंट के टोर्सो को इस तरह पकड़ना कि उसका केंद्रभूत्वाकर्षण, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अस्थिर हो जाए। आज की लैंग्वेज में इसे बॉडी लॉक टेकडाउन कहा जाता है। ऐसी पकड़ से अपोनेंट की पैर की शक्ति निष्क्रिय हो जाती है और रेसलर उसे आसानी से जमीन पर गिरा सकता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक थी मरखाना, जिसमें लड़ाकू प्रतिद्वंद्वी के जॉइंट्स पर टोर्क बनाता था, कंधा, कोहनी, कलाई, घुटना, ताकि अपोनेंट न तो अटैक कर सके और न डिफेंस। आधुनिक ग्रैपलिंग में इसे जॉइंट लॉकिंग और सबमिशन होल्ड्स कहा जाता है। जारासंध और भीम की लड़ाई में कई बार कसरी पकड़ यानी रिब केज और स्पाइन को इम्मोबिलाइज करना का उल्लेख मिलता है, जो आज के बेयरहग कॉम्प्रेशन टेक्निक्स से मिलता जुलता है। मल्लयुद्ध में रेसलर्स अपनी उंगलियों, कलाई, कंधे और पैरों की पकड़ की ताकत बढ़ाने के लिए मिट्टी में अभ्यास करते थे। डिहाइड्रेटेड येट मिनरल रिच मिट्टी ग्रिप फ्रिक्शन बढ़ाती है, और मॉडर्न रेसलर्स भी ग्रिप ट्रेनिंग के लिए सैंडबैग्स और क्लेपिट्स का उपयोग करते हैं। यह तकनीक फिंगर टेंडन स्ट्रेंथ को कई गुना मजबूत करती है, जिससे पकड़ छुड़ाना लगभग असंभव हो जाता था। मौलयुद्ध में फुटवर्क का भी उतना ही महत्व था जितना हाथ की ताकत का। रेसलर्स त्रिपद गति नामक एक तकनीक का अभ्यास करते थे, जिसमें 3 पाइवोट पॉइंट शिफ्टिंग से अपोनेंट की बॉडी मूवमेंट पढ़ी जाती थी। यह मॉडर्न कॉम्बैट फुटवर्क जैसा था, जिसमें तीसरे अदृश्य पाइवोट का इल्यूजन क्रिएट करके अपोनेंट को मिसबैलेंस किया जाता है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध तकनीक थी उरहपाठन, टोर्सो ट्विस्टिंग थ्रो, जिसमें फाइटर अपोनेंट के अपर बॉडी को एक ही झटके में उलट देता था, और यह स्पाइन सेंटरिंग टेक्निक पर आधारित होता था। यह आज की सुप्लेक्स और हिप थ्रो टेक्निक्स का पुराना भारतीय वर्जन है। मल्लयुद्ध में सांस का नियंत्रण, प्राण नियंत्रण भी कॉम्बैट एफिशिएंसी के लिए अनिवार्य माना जाता था। शॉर्ट बर्स्ट पावर के लिए कुंभक, ब्रेथ होल्ड और एंड्योरेंस के लिए पूरक रेचक साइकिल्स का उपयोग किया जाता था, ताकि रेसलर अपने शरीर की ऑक्सीजन एफिशिएंसी को बढ़ा सके। इससे उनके मसल्स अधिक देर तक फटीग रेजिस्टेंट रहते थे। राजाओं और योद्धाओं की लंबी लड़ाइयों में यह सबसे जरूरी पहलू था। यही कारण है कि भीम और जारासंध जैसा मुकाबला घंटों तक चल सकता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग दोनों एनारोबिक और एरोबिक कैपेसिटी को पीक पर ले जाती थी। मल्लयुद्ध की तकनीकों का सबसे खास पहलू यह था कि ये पूरी तरह ह्यूमन एनाटॉमी पर आधारित थीं। कौन सा जॉइंट किन एंजल्स पर कमजोर पड़ता है, कौन सी मसल फटीग जल्दी होती है, किस बिंदु पर मानव शरीर का संतुलन टूटता है, कहां पर प्रेशर डालने से व्यक्ति इमोबिलाइज हो जाता है,
ये सब पूरी तरह वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। इसलिए जारासंध और भीम जैसे महायोद्धाओं की कुश्ती कोई चमत्कारिक कथा नहीं थी, बल्कि हजारों वर्षों से विकसित हुई एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण कॉम्बैट साइंस का परिणाम थी। मानव शरीर को फाड़ने की ताकत के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो यह समझना जरूरी है कि मानव मांसपेशियों, हड्डियों और कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, फेशिया की सीमाएं क्या हैं और चरम स्थिति में इंसान कितना बल उत्पन्न कर सकता है। सामान्य इंसान अधिकतम 30-40% मस्कुलर पोटेंशियल ही उपयोग कर पाता है, लेकिन एड्रेनालाइन सर्ज की अवस्था, जिसे हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ कहा जाता है, में मानव शरीर अपने वास्तविक पोटेंशियल के 80-90% तक ताकत पैदा कर सकता है। डॉक्यूमेंटेड केसेस मौजूद हैं जहां इंसान ने दुर्घटना में कार उठा दी, भारी ऑब्जेक्ट्स फेंक दिए, क्योंकि शरीर सर्वाइवल मोड में चला गया। मसल फाइबर्स की थियोरेटिकल कैपेसिटी इससे भी अधिक होती है, पर टेंडन्स और लिगामेंट्स टियरिंग रिस्क के कारण ब्रेन नॉर्मली फुल फोर्स अलाउ नहीं करता। अब बात करें किसी शरीर को फाड़ने की, तो विज्ञान कहता है कि यह असाधारण बल, खास लेवरेज और जॉइंट सेपरेशन टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल कैटेगरी में आता है, लेकिन एक्सट्रीमली रेयर और डेंजरस कंडीशंस में। मानव शरीर के जॉइंट्स जैसे कंधा, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, पैर, हिप जॉइंट, पेल्विक गर्डल स्पेसिफिक एंजल्स पर कमजोर पड़ते हैं। अगर टॉर्क प्लस पुल फोर्स एक साथ सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो डिसलोकेशन और टियरिंग दोनों हो सकते हैं। मॉडर्न बायोमैकेनिक्स में हिप डिसलोकेशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स लगभग 3000 से 4000 न्यूटन्स है और शोल्डर डिसलोकेशन उससे कम 800-1000 न्यूटन्स में हो सकता है। ट्रेन्ड रेसलर्स या पावर एथलीट्स एक पुल में 1500 से 2000 न्यूटन्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन दो डायरेक्शंस में अपोजिट टॉर्क जनरेट करने के लिए काफी एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ चाहिए, जो केवल जेनेटिक जायंट्स, स्पेशली ट्रेन्ड फाइटर्स या कुछ रेयर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस वाले लोगों में संभव होता है। अब जारासंध के संदर्भ में देखें। महाभारत में उसका जन्म दो अलग अलग शरीर हिस्सों के जुड़कर होने का वर्णन है, जो मिथोलॉजिकल है, पर इसके पीछे एक बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। हाइपर कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेंथ प्लस एबनॉर्मल रिजेनरेटिव कैपेसिटी, ऐसी कंडीशंस आज भी कुछ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे एह्लर्स-डैनलोज हाइपर मोबिलिटी, फाइब्रोडिस्प्लेसिया, एक्रोमेगली या मायोस्टैटिन रिलेटेड मसल हाइपरट्रॉफी में देखी जाती हैं, जहां जॉइंट्स अलग तरह से बिहेव करते हैं, मसल्स असामान्य तरीके से डेवलप हो जाते हैं और बॉडी स्ट्रेस टॉलरेंस कई गुना बढ़ सकती है। इससे जारासंध जैसे योद्धा की एनाटॉमी नॉर्मल मानव से अधिक मजबूत मानी जा सकती है। दूसरी तरफ भीम, जो वायुपुत्र माने जाते हैं, उनका वैज्ञानिक इक्विवेलेंट है एक्सेप्शनल फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, लार्ज बोन डेंसिटी, मैसिव लंग कैपेसिटी और कॉम्बैट कंडीशनिंग, जिसमें ग्रिप स्ट्रेंथ और पुलिंग फोर्स का स्तर सामान्य मनुष्यों से कई गुना अधिक होता है। रेसलिंग में जब टू डायरेक्शनल टॉर्क, उल्टी दिशा में मोड़ना, लगाया जाता है, एक लेग को अपोजिट पुल से खींचना और टोर्सो को रिवर्स ट्विस्ट देना, तो बॉडी की नेचुरल एनाटॉमिकल सीम्स स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो क्या शरीर फाड़ना मानव शरीर में पॉसिबल है? सीधा उत्तर सामान्य मनुष्य के लिए लगभग असंभव, लेकिन अत्यंत विशाल, जेनेटिकली सुपीरियर, लाइफ टाइम ट्रेन्ड योद्धाओं में अत्यधिक एड्रेनालाइन स्टेट प्लस परफेक्ट लेवरेज प्लस जॉइंट सेपरेशन एंगल मिलने पर वैज्ञानिक रूप से एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी जोन में आता है। आधुनिक फॉरेंसिक बायोमैकेनिक्स कहती है कि मानव शरीर का स्ट्रक्चरल फेलियर किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता, बल्कि स्पेसिफिक एनाटॉमिकल वीक पॉइंट्स होते हैं, जहां टारगेटेड फोर्स लगने पर टिश्यू रप्चर और स्केलेटल सेपरेशन हो सकती है। भीम और जारासंध जैसे फाइटर्स का वर्णन इन्हीं एक्सट्रीम बायोमैकेनिकल फैक्टर्स को दर्शाता है, जहां शेयर ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं बल्कि लेवरेज साइंस प्लस जॉइंट मैकेनिक्स प्लस एक्सेप्शनल मसल कैपेसिटी मिलकर ऐसा कारनामा संभव बनाती है।
महाभारत में वर्णित जरासंध का जन्म रहस्य यह बताता है कि वह वास्तव में दो अलग अलग शरीरों के टुकड़ों से जुड़कर बना था, जिन्हें राक्षसी जरा ने जोड़कर जीवित किया। अगर इस घटना को शब्दशः न लेकर वैज्ञानिक रूप से समझें तो यह वीक स्पॉट थ्योरी के रूप में सामने आता है। आधुनिक बायोलॉजी में कॉन्जॉइंट बॉडी पार्ट्स, टिश्यू फ्यूजन और बोन अलाइनमेंट फेलियर जैसे रेयर केसेस पाए जाते हैं, जहां दो अलग अलग अंग या बॉडी पार्ट जुड़ते हैं लेकिन उनके बीच एक प्राकृतिक स्ट्रक्चरल वीकनेस लाइन मौजूद रहती है, जिसे स्ट्रेस पॉइंट या एनाटॉमिकल फॉल्ट लाइन भी कहा जाता है। ऐसे फ्यूजन पॉइंट्स पर लिगामेंट्स ठीक से इंटरलॉक नहीं होते, बोन डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती और मसल्स के अटैचमेंट पॉइंट्स असमान होते हैं, जिससे अत्यधिक टॉर्क या ट्विस्ट देने पर ये जॉइंट्स टूटने या अलग होने की अधिक संभावना रखते हैं। जरासंध की कहानी में कहा गया है कि उसका शरीर मध्य भाग से दो हिस्सों में आसानी से अलग हो सकता था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। यह बात मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें तो यह कॉन्जेनिटल फ्यूजन अनोमली जैसा लगता है, जिसमें व्यक्ति बाहर से पूरी तरह सामान्य दिखता है लेकिन उसके सेंट्रल एक्सिस पर एक इनकम्प्लीट फ्यूजन जोन होता है। भीम ने युद्ध में इसी कमजोर रेखा को टारगेट किया और यह एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संकेत है कि किसी भी फ्यूज्ड बायोलॉजिकल बॉडी में सबसे बड़ा खतरा यूनिफाइड स्ट्रेंथ नहीं बल्कि फ्यूज्ड वीकनेस होती है। शरीर का वह केंद्रीय भाग जहां दो सेगमेंट आपस में जुड़ते हैं, वहां बोन लिगामेंट सपोर्ट सबसे कम होता है क्योंकि वहां बायोलॉजिकल मैचिंग 100% नहीं होती, जिससे वहां शेयर फोर्स, ट्विस्टिंग लोड और मैकेनिकल प्रेशर सहन करने की क्षमता बेहद कम हो जाती है। जरासंध की दो भागों से बनी देह में यही एनाटॉमिकल वीक जोन था, जो सामान्य मानव शरीर के स्पाइन या रिबकेज जॉइंट्स की तुलना में कहीं ज्यादा अस्थिर और संवेदनशील होता। इसी वजह से भीम को जब कृष्ण ने यह कमजोर बिंदु समझाया, तब भीम ने प्योर ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि डायरेक्शनल टॉर्क तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी शरीर को लंबवत खींचने की जगह उसे तिरछा ट्विस्ट किया, जिससे फ्यूज्ड जॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस पड़ा और जरासंध का शरीर अलग हो गया। यह टेक्निक मॉडर्न एनाटॉमी में रोटेशनल शेयर फोर्स कहलाती है, जो किसी भी वीक फ्यूजन एरिया के लिए सबसे अधिक घातक होती है। मिथक और विज्ञान दोनों दृष्टिकोणों से देखें तो जरासंध की वीकनेस सुपरनैचुरल नहीं बल्कि एक रेयर कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी और इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल फ्यूजन का उन्नत उदाहरण लगती है, और यही कारण है कि उसका शरीर कितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसकी कमजोरी सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक एनाटॉमिकल स्पॉट था, जिसे सही तकनीक से लक्ष्य करके ही हराया जा सकता था। भीम और जरासंध की अंतिम कुश्ती केवल ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह मानव शरीर की संरचना, बल, फोर्स, लीवरेज, ग्रिप स्ट्रेंथ और बॉडी मैकेनिक्स का एक अद्भुत वैज्ञानिक उदाहरण भी थी। जरासंध, जो दो अलग अलग शरीरों के जुड़ने से बना योद्धा था, उसकी शारीरिक संरचना में एक छिपा हुआ सीम लाइन मौजूद था, जहां उसके दोनों हिस्से बचपन में जरा नाम की राक्षसी द्वारा जोड़े गए थे, और यही सीम उसकी पूरी ताकत के बावजूद उसकी सबसे कमजोर कड़ी थी। भीम के सामने चुनौती केवल उसे हराना नहीं थी, बल्कि उसके शरीर की कमजोरी को समझकर उसका सही उपयोग करके युद्ध को समाप्त करना था। युद्ध के दौरान भीम और जरासंध ने लगभग 27 दिनों तक लगातार मल्लयुद्ध किया, जिसमें दोनों योद्धाओं ने शुद्ध शारीरिक ताकत, तकनीक, स्टैमिना और ग्रैपलिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया। भीम की मांसपेशियों का घनत्व, मसल डेंसिटी, उनकी प्राकृतिक शक्ति तथा उनकी पकड़, ग्रिप स्ट्रेंथ, जरासंध की तुलना में काफी अधिक थी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक प्रशिक्षित मानव योद्धा की ग्रिप स्ट्रेंथ लगभग 80-90 किलो तक जा सकती है, लेकिन भीम के बारे में कहा गया है कि वे सामान्य मनुष्य से कई गुना अधिक शक्ति रखते थे, जिससे वे किसी भी प्रतिद्वंदी के शरीर पर कॉम्प्रेशन फोर्स और टोर्शन फोर्स अत्यधिक मात्रा में डाल सकते थे। वहीं जरासंध का शरीर सामान्य मानवों जैसा नहीं था, उसकी जोड़ने वाली रेखा पर टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर रेजिस्टेंस कम था,
यानी उसे हल्की भी ट्विस्टिंग मूवमेंट से अलग किया जा सकता था यदि बल सही दिशा में लगे। कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध को केवल बल प्रयोग से नहीं बल्कि टॉर्क यानी मोड़ने की तकनीक का उपयोग करके हराया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी वस्तु या शरीर को फाड़ने के लिए दो प्रकार के बल लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पुलिंग फोर्स और रोटेशनल टॉर्क। भीम ने ठीक यही किया। उन्होंने लड़ाई के अंतिम चरण में जरासंध की जांघों को पकड़ा, एक पैर को दाईं दिशा में और दूसरे को बाईं दिशा में खींचा, जिससे शरीर पर ट्रिमेंडस शेयरिंग फोर्स पड़ा। यह बल जरासंध के प्राकृतिक शरीर पर प्रभावी नहीं होता, लेकिन उसके जुड़कर बने शरीर की सीम लाइन पर शियर स्ट्रेस असमान था। इसलिए भीम के द्वारा डाले गए विपरीत दिशाओं के बल ने उसके शरीर को मूल जोड़ से अलग कर दिया। यह घटना केवल शक्ति का प्रयोग नहीं थी, बल्कि लेवरेज, ग्रिप, टॉर्क और मानव शरीर की कमजोरियों की गहरी समझ का उपयोग था। भीम ने लड़ाई के दौरान अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेहद स्थिर रखा, कमर को नीचे झुकाया, कंधों को लॉक किया और अपने पूरे शरीर का भार एक साथ दोनों दिशाओं में लगाया, जो कि रेसलिंग बायोमैकेनिक्स में सबसे कठिन कौशल माना जाता है। इस तरह वैज्ञानिक रूप से भीम की विजय केवल असाधारण शक्ति नहीं, बल्कि सटीक तकनीक, शरीर की संरचना का ज्ञान और टॉर्क आधारित फिजिक्स का परिणाम थी। प्राचीन भारत के योद्धाओं की ट्रेनिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें यह मानकर चलना होगा कि उस समय की जीवन शैली, भोजन, युद्धशास्त्र और वातावरण आज के मुकाबले पूरी तरह अलग थे। महाभारत काल के योद्धा, चाहे वो पांडव हों, कौरव हों या मगध जैसे राज्यों के महारथी, सभी एक ऐसे कठोर अनुशासन में रहते थे जहां बचपन से ही शरीर को दर्द, थकान और निरंतर प्रहार सहने के लिए तैयार किया जाता था। उनके प्रशिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि युद्धकला केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और शारीरिक सहन शक्ति के संतुलित मेल पर आधारित थी। गुरु द्रोणाचार्य जैसे आचार्य छात्रों को सिर्फ शस्त्र चलाना नहीं सिखाते थे, बल्कि यह भी सिखाते थे कि वार झेलते समय शरीर किस तरह तनाव को वितरित करे, किस प्रकार मांसपेशियां अक्यूमुलेट हुए प्रहारों को एब्जॉर्ब करें और किन कोनों पर वार शरीर पर कम नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही मल्लविद्या और मल्लयुद्ध जैसे अभ्यास रोज के दिनचर्या में शामिल थे, जहां योद्धा मिट्टी के अखाड़े में घंटों तक कुश्ती लड़ते थे, जिससे उनकी मांसपेशियां सख्त, त्वचा मोटी और हड्डियां मजबूत बनती थीं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और आयुर्वेदिक ग्रंथ बताते हैं कि उस दौर में वज्रदेह बनाने के लिए विशेष आहार दिया जाता था, जिसमें शुद्ध घी, अश्वगंधा, शिलाजीत, तिल, दवाइयों से युक्त दूध और भारी कैलोरी वाले व्यंजन शामिल होते थे। इनसे मांसपेशियों की रिकवरी तेज होती और शरीर उच्चतम क्षमता पर काम कर पाता था। प्रहार सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए दंड बैठक, गदा प्रशिक्षण, मुष्टियुद्ध, धनुर्वेद और खड्गव्यास जैसे अभ्यास लगातार दोहराए जाते थे और कई योद्धा एक दिन में 1000 से 2000 दंड बैठक और 1000 प्लस पुशअप करके अपनी सहन शक्ति को सीमा तक पहुंचाते थे। कुछ कालखंडों में तो योद्धा अपनी देह पर लकड़ी के डंडों से वार करवाते थे ताकि शरीर कठोर हो और नील पड़ना कम हो जाए। इसे आज के समय में कंडीशनिंग ट्रेनिंग कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार लगातार प्रहार झेलने से मांसपेशियों का माइक्रोटियर होता है, जिससे समय के साथ टिश्यू मोटा और मजबूत बनता है। यही कारण था कि प्राचीन योद्धा ऐसे वार सह लेते थे जो एक साधारण व्यक्ति को तुरंत घायल कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में धातु के कवच भी हर वार को पूर्ण रूप से रोकते नहीं थे, लेकिन शरीर को उस स्तर तक रेसिलिएंट बनाया जाता था कि योद्धा कई घंटों तक लड़ सके। इसलिए जब महाभारत में कहा जाता है कि योद्धा हजारों वार झेलते थे, तो यह अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उस समय के सुपरिंटेंस प्रशिक्षण और शरीर की असाधारण क्षमता का परिणाम था। भौतिक विज्ञान कहता है कि अगर शरीर को 10-15 वर्षों तक लगातार कंट्रोल्ड इम्पैक्ट ट्रेनिंग मिले तो बोन्स की डेंसिटी बढ़ती है, पेन टॉलरेंस बढ़ता है और नर्वस सिस्टम दर्द को खतरा नहीं बल्कि सिग्नल की तरह लेना सीख जाता है।
इसी वैज्ञानिक आधार पर समझ आता है कि प्राचीन भारत के योद्धा सिर्फ हमले नहीं झेलते थे, बल्कि लगातार लड़ते भी रहते थे। इसीलिए जरासंध, भीमा, अभिमन्यु, कर्णा या दुर्योधन जैसे वीर योद्धाओं की क्षमता साधारण मानव क्षमताओं से कई गुना अधिक थी, क्योंकि उनका प्रशिक्षण आधुनिक सेना से भी कहीं अधिक कठोर, विस्तृत और जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ था। महाभारत जैसी विराट कथा में वर्णित भीम और जरासंध जैसी लड़ाइयों को जब हम आधुनिक विज्ञान, मानव शरीर रचना, इतिहास, भूपुरातत्व और मानव शक्ति की सीमाओं के साथ तुलना करते हैं, तो एक अत्यंत रोचक, गहन और बहुस्तरीय विश्लेषण सामने आता है। महाभारत का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, जब भारत में सभ्यता, धातुकला, सैन्य प्रशिक्षण, युद्ध कौशल और शारीरिक क्षमता पर केंद्रित गुरुकुल व्यवस्था अपने शिखर पर थी। उस समय के योद्धा बचपन से लेकर वयस्कता तक कठोर शारीरिक तपस्या, मालखंभ, मल्लयुद्ध, गदायुद्ध, धनुर्विद्या, धीरज क्षमता, पर्वतीय प्रशिक्षण और मानसिक ध्यान से गुजरते थे, जिससे उनकी स्टैमिना, मांसपेशियों की घनता, हड्डियों की मजबूती और शरीर के प्रति नियंत्रण आधुनिक एथलीटों से भी कई गुना अधिक हो सकता था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो दो मनुष्यों के बीच कई घंटों तक चलने वाली कुश्ती, घातक प्रहार सहने की क्षमता, अस्थियों पर अधिक दबाव सहन करना और अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन संभव है, जैसा हम आज के दुनिया के स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर्स तथा ओलंपिक रेसलर्स में देखते हैं। लेकिन जरासंध जैसी लड़ाई, जिसमें शरीर को दो हिस्सों में अलग करने और फिर जुड़ने की कथा मिलती है, आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार संभव नहीं लगती। परंतु यदि हम इस कथन को शाब्दिक न मानकर प्रतीकात्मक, चिकित्सकीय या आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी के रूप में समझें तो यह अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए कॉन्जॉइंट ट्विन्स, एबनॉर्मल टिश्यू फ्यूजन या जन्मजात असामान्यताओं का उल्लेख मेडिकल साइंस में मिलता है, जिसमें शरीर के कुछ हिस्से असामान्य रूप से जुड़े रहते हैं। इसी तरह किसी विशेष योद्धा का वीक एनाटॉमिकल जंक्शन होना, जहां उसका शरीर बाकी मनुष्यों की तुलना में अधिक संवेदनशील हो, पूरी तरह असंभव नहीं है। इसके अलावा महाभारत का युद्ध काल केवल धार्मिक या पौराणिक घटना नहीं बल्कि उस समय के वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का वर्णन भी है। इसलिए भीम और जरासंध की लड़ाई को वास्तविक मानवीय योग्यता, अत्यधिक प्रशिक्षण, मजबूत शारीरिक बनावट, मानसिक दृढ़ता और प्राचीन युद्धकला की चरम सीमा के रूप में समझा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि असाधारण शक्ति वाले मनुष्य अस्तित्व में रहे हैं और चरम परिस्थितियों में मनुष्य सामान्य वैज्ञानिक सीमाओं को पार करने जितनी क्षमता पैदा कर सकता है। इसीलिए महाभारत जैसी लड़ाइयों में वर्णित घटनाएं भले ही बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई हों, लेकिन उनका मूल आधार यानी अत्यधिक शक्ति वाला योद्धा, महीनों का प्रशिक्षण, रणनीतिक युद्ध तकनीक और शरीर की सीमाओं को धकेलने की क्षमता वास्तविक इतिहास और आधुनिक विज्ञान के दायरे में संभव है। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि भीम और जरासंध की लड़ाई पूरी तरह काल्पनिक नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय युद्ध संस्कृति की अत्यधिक उन्नत तकनीकों, मानव शरीर की चरम संभावनाओं और एक शक्तिशाली योद्धा समाज की वैज्ञानिक झलक का मिश्रण है। आज के आधुनिक युग में भी भीम और जरासंध की शक्ति, रणनीति और मानव क्षमताओं पर आधारित गाथा हमें यह सिखाती है कि इंसान के भीतर छिपी वास्तविक ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं होती बल्कि शरीर की ऊर्जा क्षमता, मानसिक दृढ़ता, रणनीतिक सोच और अपने शारीरिक ढांचे को समझकर उसका सही उपयोग करने की क्षमता में छिपी होती है। और जब हम इस लड़ाई का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि किसी भी चुनौती में जीत हासिल करने के लिए केवल बल का प्रयोग नहीं, बल्कि बुद्धि और शरीर के वैज्ञानिक उपयोग की आवश्यकता होती है। आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस भी यही कहती है कि भारी शरीर, उच्च मसल डेंसिटी, बेहतर कार्डियो क्षमता, तकनीक और माइंड मसल कनेक्शन मिलकर ही इंसान को असल ताकत प्रदान करते हैं।
और भीम की कहानी इस बात का प्रमाण है कि केवल भारी शरीर होना पर्याप्त नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेंथ, टेंडन पावर, ग्रिप स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव फोर्स ही असली युद्ध क्षमता बनाते हैं। जरासंध की कहानी हमें यह बताती है कि चाहे शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसकी संरचना में कोई जैविक कमजोरी मौजूद है तो सही रणनीति उस ताकत को मात दे सकती है। आज भी मेडिकल साइंस ऐसे कई केस जानती है जहां जन्मजात सिलाई, कंडीशनल फ्यूजन या रेयर बायोलॉजिकल अनोमलीज व्यक्ति को अत्यधिक शक्ति देते हैं, लेकिन साथ ही एक वीक पॉइंट भी छोड़ देते हैं जिसे केवल ट्रेन्ड विशेषज्ञ ही समझ सकता है। भीम का तरीका आधुनिक बायोमैकेनिक्स की दृष्टि से भी सही साबित होता है। किसी को हराने के लिए उसकी सबसे कमजोर हड्डी, लिगामेंट या शरीर की स्ट्रक्चरल लाइन ऑफ टेंशन को तोड़ना ही सबसे कारगर तरीका होता है, क्योंकि शरीर का बायोमैकेनिकल लोड उन्हीं जोड़ों से होकर गुजरता है और भीम ने इसी पॉइंट को पकड़कर जरासंध को पराजित किया। आज के समय में यह हमें सिखाता है कि जीतने के लिए ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजी चाहिए। चाहे जिम में मसल बिल्डिंग हो, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हो, एथलेटिक्स हो या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को साइंटिफिकली समझकर ही वास्तविक सफलता हासिल की जा सकती है। मानव शरीर की सीमाएं भी हमें यह बताती हैं कि कोई भी ताकत अनंत नहीं होती। एंड्योरेंस, फटीग, ऑक्सीजन कैपेसिटी, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच फाइबर्स की सीमाएं हर व्यक्ति में होती हैं और उच्चस्तरीय योद्धा भी इन्हीं बायोलॉजिकल लॉस के तहत लड़ते थे। लेकिन प्रशिक्षण, धैर्य, अनुशासन और सही तकनीक इन सीमाओं को विस्तृत कर देती है, जैसा कि भीम ने किया। इस कहानी से आधुनिक मनुष्य को यह भी सीख मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में विजय पाने के लिए सिर्फ एग्रेशन या क्रोध से काम नहीं चलता। रणनीति, समय की समझ, स्टैमिना मैनेजमेंट, बुद्धि और विपक्षी की कमियों का विश्लेषण ही निर्णायक कारक बनते हैं। यह लड़ाई यह भी बताती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सही ज्ञान और साइंटिफिक अप्रोच से उसे हराया जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट आज सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, मिलिट्री ट्रेनिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्रेंथ प्रोग्राम्स में आधार बन चुका है। इसके अलावा जरासंध, भीम का प्रसंग यह गहराई से दर्शाता है कि मानव क्षमताओं की सीमा को तोड़ा जा सकता है यदि अभ्यास, डेडिकेशन और फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सही दिशा में हो। आज न्यूरोसाइंस और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी यही कहती है कि बॉडी की असली लिमिट अक्सर माइंड बनाता है। यदि मानसिक बाधाएं टूट जाए तो शरीर अधिक प्रदर्शन कर सकता है। अंत में यह कथा हमें मॉडर्न लाइफ में एक गहरा संदेश देती है कि अपनी ताकत का उपयोग विवेक से करें, अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधारें और किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करते समय भावनाओं से नहीं बल्कि ज्ञान और वैज्ञानिक सोच से कार्य करें। यही असली वॉरियर माइंडसेट है, यही ह्यूमन पोटेंशियल का विज्ञान है और यही आज के समय के लिए भीम जरासंध युद्ध की वास्तविक और स्थायी सीख है।